सुप्रभात। मैं कनिका गोयल पुनः आपके मध्य उपस्थित हूँ। आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत एक प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है वाक्य भेद। वाक्य भेद का भाग 1 या कह लीजिए प्रथम भाग हम आज पढ़ेंगे और इसका द्वितीय भाग आपकी आने वाली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। वाक्य भेद में सबसे बड़ी बात है कि वाक्य से तात्पर्य क्या है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ हमेशा संपर्क में रहता है। इसके कारण वो अपनी बात को प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अतः व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य है, या हम इसे परिभाषा में अगर बांधना चाहें तो ये भी कहा जा सकता है कि शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है। शब्दों का समूह मात्र वाक्य नहीं होता। जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं, राम, मोहन, श्याम, सोहन, गीता। यह एक शब्द समूह होकर भी वाक्य नहीं है, क्योंकि यह न तो किसी भाव को प्रकट करता है और न ही किसी अर्थ की प्रतीति कराता है। शब्दों के समूह को वाक्य कहलाने के लिए 5 बातें होनी आवश्यक हैं, या हम इसे संक्षिप्त रूप में ये भी कह सकते हैं कि वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं। इसका प्रथम तत्व है सार्थकता। वाक्य के शब्द जो हैं वो सार्थक होने चाहिए, अर्थात जो भी शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई अर्थ लिए हुए हो। बिना अर्थ के शब्दों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा तत्व है आकांक्षा। आकांक्षा कि वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे सुनकर भाव समझने की आकांक्षा न रहे। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा, अर्थात पूरा भाव स्वतः प्रकट हो जाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी, दिन में काम करते हैं। इस वाक्य को सुनकर हम प्रश्न करते हैं, कौन लोग काम करते हैं? यदि हम कहें कि दिन में सभी लोग काम करते हैं तो सभी कह देने से प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाता है। अतः वाक्य में सभी शब्द की आकांक्षा थी, जिसकी पूर्ति होते ही वाक्य पूरा हो गया। तो इस प्रकार वाक्य में हर शब्द अपनी एक आकांक्षा लिए रहता है। इसलिए इस तत्व का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। तीसरा तत्व है योग्यता। योग्यता का तात्पर्य कि शब्दों में प्रसंगानुकूल, अर्थात प्रसंग के अनुकूल भाव बोध की योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ कि किसान लाठी से फसल काटता है। अब इस वाक्य में योग्यता का अभाव है, क्योंकि लाठी से फसल काटने का काम नहीं लिया जाता। यहाँ लाठी के स्थान पर हंसिया का प्रयोग होता, जो एक औजार है, तो वाक्य की योग्यता संगत होती। चौथा तत्व है समीपता। वाक्य के शब्द जो हैं वो समीप होने चाहिए, अर्थात उनमें निकटता होनी चाहिए। या इस प्रकार भी इसे समझ सकते हैं कि एक शब्द के उच्चारण के तुरंत बाद ही दूसरे शब्द के उच्चारण को हम निकटता या समीपता कहते हैं। या इस तरह से भी समझा जा सकता है कि वाक्य में पदों का पास पास होना आवश्यक है। यदि मैं रिक्त स्थान दे दिया, निबंध, फिर से रिक्त स्थान, लिख, रिक्त स्थान,
रहा रिक्त स्थान हूँ पूर्ण विराम। तो इस तरह से लिखने में क्या होगा कि बीच में जो रिक्त स्थान छोड़ा जा रहा है वे अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो इसलिए पदों को दूर दूर न लिख करके और लगातार या कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस लिखना चाहिए, तभी वो चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आती है। उसके पश्चात इसका अगला तत्व है अन्विति। अन्विति का अर्थ है कि व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता होनी चाहिए, अर्थात वाक्य हम देखते हैं कि अनेक पदों का समूह होता है, अतः पदों का लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल आदि के साथ सामंजस्य बैठना आवश्यक होता है। जैसे गाय घास चरते हैं, ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है। इसके स्थान पर होना चाहिए गाय घास चरती है, ये इसका व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य होगा। हमारा अगला भाग है व्याकरण के अंग या घटक या अव्यय। प्रत्येक वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को हम उद्देश्य कहते हैं और क्रिया के विस्तार को विधेय कहा जाता है। उद्देश्य, इसको आप एक बार और अच्छे से समझिए कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और विधेय से तात्पर्य कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण के लिए कि सूरज चमकता है, अब इसमें सूरज उद्देश्य है क्योंकि बात हम सूरज के बारे में कर रहे हैं और उसके बारे में बात क्या की जा रही है कि वो चमकता है, इसलिए चमकता है ये शब्द हो गए विधेय। आगे बढ़ते हुए वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आपके पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद शामिल किए गए हैं जो कक्षा 9वीं में आपको पढ़ने हैं। 8 भेद इस प्रकार हैं: विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य। द्वितीय है निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य। तीसरा भेद आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य। चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवा भेद संदेहार्थक या संदेह सूचक वाक्य। छठा इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां है विस्मयादि बोधक या विस्मयवाचक वाक्य। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं विधिवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने का पता चले वह कहलाता है विधानार्थक या विधिवाचक। उदाहरण के तौर पर जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि लिखा है लड़की खाना खाती है। यहाँ खाना खाने का साधारण कार्य हो रहा है। परिश्रमी लोग सफल होते हैं, तो यहाँ पर लोगों की परिश्रम करने की बात के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यह विधानार्थक वाक्य कहलाएगा। या हम अन्य उदाहरण देखें तो सूर्य गर्मी देता है, मोहन पढ़ता है, शरद बाहर जा रहा है इत्यादि। दूसरा भेद है निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य। निषेध से तात्पर्य है मनाही, जब किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है या किसी काम के न होने का बोध हो। परिभाषा के तौर पर कि जहाँ कार्य का निषेध हो
अर्थात जिससे किसी कार्य के न होने का बोध हो, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे लड़की ने खाना नहीं खाया, मैं राजस्थान घूमने नहीं गया। तो इस प्रकार नहीं शब्द का जब यहाँ प्रयोग किया गया है तो इससे काम के न होने का बोध हो रहा है। तीसरा भेद है आदेशात्मक या आज्ञार्थक। जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा व आदेश दिया गया हो, वह आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। या इसमें यह भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या अनुमति का बोध हो, अनुमति का भी ध्यान रखिएगा कि अनुमति का भी बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे तुम मेरे लिए पानी लाओ, तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। दरवाजा बंद करो, ये भी आदेश के अंतर्गत आएगा। अनुमति के हिसाब से देखें तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ये अनुमति को प्रकट कर रहा है। आगे बढ़ते हुए चौथा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध हो, यानी कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जहाँ किसी से कोई सवाल किया जा रहा है, वह प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। और दूसरा कि पंक्ति के अंत में, वाक्य के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उदाहरण स्वरूप, मेरी पुस्तक कहाँ है? किसी से कोई सवाल किया जा रहा है। तुम दिल्ली से कब लौटोगे? या तुम क्या कर रहे हो? मोहन क्या पढ़ रहा है? तो इन सवालों के माध्यम से हम किसी न किसी से कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, अतः वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा भेद है संदेहार्थक या संदेह सूचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना के बारे में बताया गया हो, संभावना की सूचना दी गई हो कि कार्य के होने में संदेह प्रकट हो रहा हो, वो संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे शायद लड़की खाना खाएगी, संभवतः वह आज आएगा। तो इन दोनों वाक्यों में क्रिया जो है उसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह पा रहे हैं, संदेह प्रकट कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं। इसलिए इनमें हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में शायद या संभवतः इन शब्दों का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को लगा करके वाक्य लिखने से तात्पर्य हो गया कि वह वाक्य या वह क्रिया अभी तक संपूर्ण नहीं हुई है या वह कार्य अभी तक शायद जारी होगा। इसलिए या ये भी लिख सकते हैं वह शायद ही उत्तीर्ण हो, यानी हम 100% रूप से नहीं कह सकते, हम वहाँ पर एक अपना संदेह, अपनी एक संभावना जता रहे हैं। इसलिए इन प्रकार के वाक्यों में शायद या संभवतः शब्द का अधिकांश तौर पर प्रयोग किया जाता है। छठा भेद है इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त हो, वह इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे या तुम्हारी यात्रा सफल हो। कि जब हम किसी के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं, किसी के लिए किसी का भला सोचते हैं, किसी के लिए शुभकामना देने का प्रयास करते हैं, ऐसे सारे भाव इस तरह के वाक्यों में प्रकट होते हैं। सातवां भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार की शर्त या संकेत व्यक्त किया गया हो, या इस तरह से भी इसे समझ सकते हैं
कि जिस वाक्य में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, ध्यान रखिएगा, एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण स्वरूप कि यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। तो यहाँ पर सफल होना किस पर निर्भर कर रहा है? मेहनत पर। या द्वितीय उदाहरण भी ले सकते हैं कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो फसल के अच्छे होने का कार्य या उसकी यह क्रिया निर्भर कर रही है अच्छी वर्षा होने पर। आठवां भेद है विस्मयादि बोधक विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी कि यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस वाक्य में विस्मय का अर्थ है हैरानी या आश्चर्य, तो जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष अर्थात प्रसन्नता, शोक, घृणा यानी नफरत के भावों का बोध हो, वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। या आप इसे विस्मयवाचक लिखने की सुविधा से या याद करने की सुविधा से आप इसे विस्मयवाचक वाक्य भी लिख सकते हैं। तो विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, आहा आज खाने में मज़ा आ गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ वाक्य के प्रारंभ में वाह, आहा जैसे अव्यय का प्रयोग किया गया है और ये किसी की सुंदरता के बारे में या किसी के स्थिति के बारे में जब दर्शा रहे हैं तो वो विस्मय को प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का वाक्य भेद, अर्थ की दृष्टि से जो हमने वाक्य भेद पढ़ना था, वह पाठ संपूर्ण हुआ। आशा है आपको इसके बारे में काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इसे पढ़ने का, अच्छे से समझने का प्रयास करें और हम आने वाली कक्षा में, आगामी दिन में हम वाक्य रूपांतरण, जो 8 भेद हमने आज पढ़े हैं, उन्हीं 8 भेदों को रूपांतरित करने का कार्य सीखेंगे। वाक्य रूपांतरण का कार्य हम आगामी कक्षा में सीखेंगे। उपरोक्त सभी बिंदुओं को, सभी भेदों को, परिभाषाओं को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी कहीं पढ़ सकते हैं। यदि उसमें से आपको सहायता चाहिए तो आप व्याकरण की किसी भी पाठ्य पुस्तक को भी आप सहायता के तौर पर ले सकते हैं और संपूर्ण सामग्री को अपनी नोटबुक के द्वितीय भाग में, जहाँ हम व्याकरण भाग बना रहे हैं, उस द्वितीय भाग में ये सारे नोट्स आपको लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।